बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम क्रॉसिंग लाइंस में खुशामदीद। मैं हूँ यासिर रशीद। नाज़रीन, पंजाब और सिंध में सैलाब की तबाहकारियाँ इस वक्त बहुत ज़्यादा हैं और ये सबसे ज़्यादा मुतासिर खित्ते हैं। पंजाब में तबाही की शिद्दत कहीं ज़्यादा दिखाई दे रही है। पंजाब डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक सैलाब से अब तक 33 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। मुतासरीन की तादाद 20 लाख से तजावुज़ कर चुकी है। 2308 देहात पानी में डूब चुके हैं। हज़ारों खानदान बेघर हो चुके हैं और खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। अब तक 7,60,000 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है और उनमें से 1,15,000 को रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान कश्तियों के जरिए निकाला गया। पंजाब में 511 रिलीफ कैंप्स कायम किए गए हैं जहां मुतासरीन को आर्जी पनाह दी जा रही है। 354 मेडिकल कैंप्स में मरीजों का इलाज जारी है, जबकि 333 वेटरनरी कैंप्स में मवेशियों का इलाज और वैक्सीनेशन की जा रही है। अब तक 5,16,000 मवेशी जो हैं वो महफूज मकामात पर मुंतकिल किए गए हैं, लेकिन इसके बावजूद हजारों देहात अब भी ऐसे हैं जहां लोग बेयारो मददगार हैं। हुकूमती इमदाद ना पहुंचने का शिकवा है। दरियाओं की सूरत हाल तशवीशनाक है। दरियाए रावी में जस्सड़ के मकाम पर पानी का बहाव 84,000 क्यूसेक है और शाहदरा पर 76,000 क्यूसेक है, जबकि बल्लोकी में यह बहाव 2,04,000 क्यूसेक तक पहुंच चुका है। दरियाए सतलुज में गंडा सिंह वाला पर पानी 3,03,000 क्यूसेक है। सुलेमान की पर 1,54,000 क्यूसेक है और दरियाए चनाब में मराला पर पानी का बहाव 1,75,000 क्यूसेक है। खानकी में 1,66,000 क्यूसेक है और कदराबाद में 1,85,000 क्यूसेक का रैला बह रहा है, जबकि हेड तरीमू पर पानी 3,61,000 क्यूसेक तक जा पहुंचा है। खदशा जाहिर किया जा रहा है कि अगले 24 घंटों में 7 लाख क्यूसेक का रैला गुजर सकता है। कसूर में पानी का बहाव इस वक्त 2,60,000 क्यूसेक है और हेड मोहम्मद वाला पर 7 से 8 लाख क्यूसेक के रैले का खतरा सर के ऊपर मंडला रहा है। ज़रई मईशत सबसे ज्यादा मुतासिर हुई है। झंग, कसूर, ओकाड़ा, साहिवाल और विहाड़ी के खेत पानी में डूबे हुए हैं। कपास, गन्ना, चावल और मकई की फसलें मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी हैं। ज़रई माहिरीन के मुताबिक पंजाब का 70% ज़रई रकबा मुतासिर हुआ है। कपास की बर्बादी से टेक्सटाइल इंडस्ट्री को शदीद नुकसान पहुंचेगा। बरामदात में बड़ी कमी वाक़ होगी। चावल की फसल के खत्म हो जाने से अंदरूने मुल्क किल्लत पैदा होगी और बरामदात रुक जाएंगी। गन्ने की बर्बादी से चीनी की पैदावार कम होगी। चारे की फसलें डूबने से दूध और गोश्त की पैदावार भी नुमाया कम हो जाएगी। किसान पहले ही कर्जों में डूबे हुए हैं, अब मजीद मुश्किलात का शिकार हो जाएंगे। माहिरीन का यह कहना है कि अजनास की मजमूई पैदावार में 20 से 25% तक कमी वाक़ हो सकती है, जिसका बराह रास्त असर महंगाई की शदीद लहर की सूरत में निकलेगा। सिंध की सूरत हाल भी कुछ कम खतरनाक नहीं है। गुड्डू बैराज पे पानी की आमद 3,83,000 क्यूसेक है, जबकि अखराज 3,50,000 क्यूसेक है। सक्खर बैराज पे पानी की आमद 3,13,000 क्यूसेक है और अखराज 2,59,000 क्यूसेक है। कोटरी बैराज पे पानी की आमद 2,64,000 क्यूसेक और अखराज 2,33,000 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया है। पंजनद पे पानी 8,82,000 क्यूसेक तक पहुंच चुका है। हुकूमत सिंध के मुताबिक अगर मजीद रैला आया तो तकरीबन 16 लाख अफराद मुतासिर होंगे। घोटकी, खैरपुर और कश्मोर सबसे ज्यादा खतरे में है। मकामी लोग अपनी मदद आप के तहत कश्तियों के जरिए नकल मकानी कर रहे हैं, लेकिन उन तक सरकारी इमदाद नहीं पहुंच पा रही। सिंध की ज़रई ज़मीनें भी बुरी तरह मुतासिर हो रही हैं। गन्ने और चावल की फसलें मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी हैं। कपास के खेतों में पानी खड़ा है और यह सूरत हाल बरकरार रही तो सिंध की मईशत को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचेगा। हालिया सैलाब में लाखों भैंसें, गायें और बकरियां हलाक हुई। जो बच गईं वो मुख्तलिफ बीमारियों के अंदर मुब्तला हैं। चारा ना मिलने के बायस दूध की पैदावार तेजी से कम हो रही है। देही इलाकों में दूध और गोश्त की किल्लत पैदा हो चुकी है, जो रफ्ता रफ्ता शहरों तक पहुंचेगी। दीगर बड़े नुकसानात की अगर बात करें, सियालकोट एयरपोर्ट में पानी दाखिल हुआ, जिसके बायस परवाजें मुअत्तल हैं। इस्लामाबाद में रावल डैम की सतह 1,751 फीट तक पहुंच चुकी है, जिसके बाद इंतजामिया ने स्पिलवेज खोलने का फैसला किया और शहरियों को मोहतात रहने की हिदायत की गई। माहिरीन मईशत का कहना है कि ज़रई नुकसान सिर्फ किसानों तक महदूद नहीं रहेगा। बरामदात कम होंगी, दरामदात बढ़ेंगी, ज़र मुबादला के ज़खायर पर दबाव बढ़ेगा और अगर हुकूमत ने बरवक्त किसानों को बीज और खाद फराहम ना की और मवेशी पालने वालों की मदद ना की तो आने वाले बरसों में ग़िज़ाई बहरान मजीद संगीन होगा। यह आफत सिर्फ एक कुदरती सानिहा नहीं बल्कि एक बड़ा मुआशी अलमिया भी है। कपास नहीं होगी तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री बंद होगी। चावल की फसल नहीं होगी तो बरामदात कम होंगी। गन्ना नहीं होगा तो चीनी महंगी होगी। सब्जियां और फल नहीं होंगे तो महंगाई का तूफान आएगा।
किसानों का नुकसान बराह रास्त शहरी सारिफीन को मुतासिर करेगा और माहिरीन के मुताबिक हुकूमत को फौरी तौर पे किसानों को रियायती बीज फराहम करना होंगे, फसलों का बीमा करना होगा, ज़राई कर्जे माफ करना होंगे, वरना किसान जमीनें छोड़ने पर मजबूर हो जाएंगे और खुराक की पैदावार में मजीद कमी वाक़ होगी। और ये कहना भी जरूरी है कि पंजाब और सिंध में सैलाब ने हर तरफ तबाही मचाई है, लाखों लोग बेघर हैं, खेत उजड़ गए हैं, मवेशी हलाक हो गए हैं, मईशत दबाव के अंदर है, आने वाले दिनों में खतरा मजीद बढ़ेगा। ये एक बहुत बड़ा इम्तिहान है जिससे निमटने के लिए हुकूमत, इदारों और आवाम को मिलकर किरदार अदा करना होगा। इस पूरे मंजरनामे पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर मलिक, चेयरमैन नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। जनरल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जनरल साहब, इस वक्त किस मकाम पे सबसे ऊंचे सैलाब का खतरा है और ताज़ा तरीन इत्तलात में दीगर जो इलाके हैं उनकी सूरत हाल क्या है? जी, जब हम आज मजबूरी तौर पर जब मुल्क की सूरत हाल का जायजा लेते हैं तो इसमें हम, क्योंकि तीनों दरियाओं में इस वक्त फ्लोज जारी हैं और मामूल से ज्यादा मकदार में रेले इस वक्त तीनों दरियाओं में चल रहे हैं, तो अभी जैसे जैसे दरिया का ये जो रेवला है आगे की तरफ चलता है अपने इब्तदाई मकामात से, तो ये इसी तरह का खतरा आगे ट्रांसफर होता है। आज जब मैं आपको मुख्तसरन बता दूं कि जैसे हम दरियाई चिनाब को हमने गुज़श्ता 3-4 दिन से देख रहे हैं कि ये मराला से डेवलप होना शुरू हुआ, जब इसमें हॉरिजॉन्टल फ्लोज जो कि ज़मीनी रास्तों से दरियाओं की फॉर्म में हमारे इंडियन इलीगली ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर से दाखिल हुए। इसके अलावा उसके मुल्का इलाकों में शदीद बारिश भी ज्यादा होगी, तो ये जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल फ्लोज जब मिलते हैं तो इससे दरियाओं में तो जो इंटेंसिटी का लेवल है वो ज्यादा बढ़ जाता है। अब ये चनाब उस वक्त तकरीबन 9 लाख से तकरीबन वहां तक था मराला पे, और फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे ये खानकी और कादराबाद से गुजर अब ये त्रिमू की तरफ बढ़ रहा है, तो अब इसमें बतदरीज दरमियान में इजाफा हो रहा है, यानी कादराबाद और कादराबाद से जनूबी इलाकों में सही, और मराला की तरफ ये बतदरीज लेवल कम है। इसी तरह रावी में जसड़ से शुरू हुआ था और ये शाहदरा और फिर उसके बाद बल्लोखी से होता हुआ ये सिधनाई की तरफ बड़ा दबाव पड़ा है और इसमें तकरीबन 2.25 लाख, 2.25 लाख का एक रेला मौजूद है जो अब शाहदरा से आगे बल्लोखी की तरफ आगे आ गया है। सही। जो तीसरा दरिया है जो हमारा सतलज रिवर जो शुमाली पंजाब से दाखिल होता, इंडियन शुमाली पंजाब से दाखिल होता है पाकिस्तानी इलाके गंडा से ग्वाला पे, इसमें थोड़ा अभी तक पानी का दबाव, पानी के जो लेवल है वो 2.25 लाख के करीब है। सही। से और ये तीनों दरियाओं को अगर आप मजबूरी तौर पे जायजा करें तो ये तकरीबन अब ये त्रिमू की तरफ बढ़ रहे हैं, जहाँ पे 2 दरिया मिलेंगे जिसमें जेलम है और चनाब है, और त्रिमू से थोड़ा नीचे जब जाते हैं तो वहां पर इसमें रावी भी शामिल हो जाता है साइफन से आके। ठीक। तो पंजरत के थोड़ा सा शुमाल में हम आज शाम तक एक्सपेक्ट करते हैं कि त्रिमू के एरिया के आसपास हमारे पास फ्लोज में इंटेंसिटी तकरीबन 8 से 9 लाख क्यूसेक्स आ सकती है। 8 से 9 लाख। अब ये वो जगह है कि जहाँ पर इससे मुल्का इलाके शदीद स्ट्रेस में होंगे। गुज़श्ता दिनों में आपने देखा होगा कि कादराबाद में और फिर नीचे जो जंग से साउथ में 2 जगहों पे हुकूमत पंजाब ने ब्रीच का डेवलप करने का फैसला किया और यहाँ पे ब्रीचेस जो बंद ब्रीचिंग की एक्टिविटी है उसको भी अमल में लाया गया। सही। अब इससे आगे 2 जगहों पे मजीद ब्रीचेस जो वो आइडेंटिफाइड हैं, ऊपर डिसीजन लेना होगा कि आपने उसके मुल्तान के आप स्ट्रीम पे ब्रीच को इनिशिएट कर या उसके नीचे साउथ में यहाँ पे शेरशाह वाले इलाके में। तो ये तो त्रिमू में इस वक्त हम एक्सपेक्ट करें कि आज शाम या रात के वक्त किसी भी वक्त ये रेला तकरीबन 8 लाख क्यूसेक्स की इंटेंसिटी पे पहुंच जाएगा। जब ये बाकी जो रेले हैं जो दरियाए रावी में और दरियाए सतलज में आ रहे हैं ये पंजरत में आके मिलेंगे, तो ये तकरीबन आगे 3 से 4 दिन के बाद ये वहां पे इकट्ठा होगा। मैं आपको यहाँ पे बताता चलूं कि इसमें जो रिवर सतलज है, क्योंकि इसमें जो फासला है इस्लाम हेड वर्क से आगे पंजरत तक, इसमें थोड़ा सा टाइम लैग ऐसे है कि यहाँ पे ये डेलिबरेटली दरिया थोड़ा सा स्लो हो गया है। अच्छा। रेला इसमें मौजूद है 2.5 से 3.25 लाख का, लेकिन ये आहिस्ता स्लो स्पीड से आगे बढ़ रहा है। जो हमारे मगरबी दरिया हैं जिसमें रिवर इंडस है, इसको डेलिबरेटली रेगुलेट किया जा रहा है थ्रू आवर ओन मैकेनिज्म। इसमें आप देख लीजिए, जब आप इसको तरबेला से डाउन साउथ इसको देखते हैं तो कल चश्मा और फिर तोंसा पे इसको इस तरह रेगुलेट किया जाएगा ताकि ये रेला जो नीचे वाले तीनों दरियाओं से मिलकर पंजरत के ऊपर या पंजरत से साउथ में जहाँ पे ये 5 दरिया मिलेंगे तो वहाँ पर बहुत ज्यादा स्ट्रेस ना क्रिएट हो। ठीक। इसमें तमाम एफर्ट के अंदर इंटेंसिटी सिर्फ ये तमाम इदारे जिनमें आप इरिगेशन के हैं, वाटर एंड पावर रेगुलेशन के हैं,
और बाकी महकमा जो पंजाब के मुताल्लिक़ इलाके हैं इसके साथ PDMA पंजाब, और फिर हम कोशिश ये करेंगे कि गुद्दू के ऊपर जो प्रेशर है वो कम से कम हो। वहाँ पे ये जनूब की तरफ ये चलेगा तो ये रैला तकरीबन 12 लाख क्यूसेक भी हो सकता है। अच्छा सर, ये तो आपने मजमूई तौर पे सूरत हाल बताई कि कितने लाख क्यूसेक का कहाँ से रैला गुजर रहा है और ये कहाँ पे जाके जमा होगा, लेकिन अगर हम मजमूई तौर पे देखें तो इस वक्त जो रैले आए हैं उन्होंने किस इलाके को सबसे ज्यादा हिट किया, यानी नुकसान किस जगह पे ज्यादा हुआ? नुकसानात जो अभी हैं तकरीबन आप इसको देखिए, ये अभी नुकसानात खत्म नहीं हुए हैं, खुदा माफ करे, लेकिन आने वाले 3-4 दिनों में हमें एक और लो प्रेशर सिस्टम डेवलप होता हुआ देख रहे हैं जो इस तरह बंगाल से डेवलप हुआ है, और इसके ज़ेरे असर इन्हीं एरियाज में, यानी इंडियन इलीगली ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर वाला एरिया और फिर सियालकोट, पसूर, लाहौर डिवीजन और गुजरांवाला डिवीजन के इलाके, इन तमाम में दोबारा से बारिश की एक पेशन गोई है, प्रेडिक्शन है। और ये बहुत सारे डिफरेंट टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स ने ग्लोबली भी और पाकिस्तान के अपने भी इन तमाम ने कंफर्म किया है। ठीक, अब ये जो सूरत हाल है जो अभी लोकलाइज्ड होगी शायद उतनी इंटेंसिटी ना हो जैसे हमने पिछले एक हफ्ते में देखी, लेकिन अब ये जब बारिश आएगी तो जमीन ऑलरेडी तकरीबन इसमें जो सोकिंग लेवल है, यानी इसमें जिसकी पानी के जो लेवल है वो काफी ऊंचा है, तो इसमें ये मजीद इसमें ऐड हो जाएगा। तो ये डिटेल जो फोरकास्ट है ये एनडीए में बार बार अपने मुल्का इलाकों से शेयर कर रहा है, PDMA पंजाब के साथ, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के साथ, सही, गवर्नमेंट ऑफ सिंध के साथ, और इसी तरह PDMA सिंध को भी ये तमाम तफसीलात दे दी गई हैं। जरूरत इससे अमर की है कि जब ये रेला जो उर्दू से नीचे सखर की तरफ जाएगा और फिर सखर से कोठरी की तरफ, ये हम समझते हैं कि इसमें तकरीबन 5 से 7 दिन और हैं, यानी ये 5 सितंबर के बाद ये इतना रेला गुद्दू के आसपास और गुद्दू के साउथ में डेवलप होगा जो सखर की तरफ जाएगा। अभी इसमें जितने उसके दरियाओं, तमाम दरिया जिसमें चनाब, रावी और सतलज, और फिर आगे जब नीचे पंजनर से जाएंगे तो रिवर इंडस, इनमें तमाम दरियाओं के दोनों तरफ, चूंकि दरिया की अपनी नॉर्मल कैपेसिटी से ज्यादा वॉल्यूम है पानी का इसके अंदर, अच्छा, और इसमें जो मजीद बारिशें होंगी तो इसमें थोड़ा सा इजाफा होगा, तो इसके तमाम मुल्का इलाके इस वक्त शदीद उस वक्त वार्निंग की स्टेट में हैं। उन तमाम इलाकों में जहाँ पर ये दरिया सिंध की और दोनों बैंक्स की तरफ, दोनों किनारों की तरफ ये पानी फैल सकता है, सही, तहसील लेवल तक के इलाके मार्क करके वो मुतल्लिका गवर्नमेंट्स को दे दिए गए हैं। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के पास ये डाटा मौजूद है और गवर्नमेंट ऑफ सिंध के पास भी। ठीक, हम ये तवक्को रखेंगे कि इंशाल्लाह इन दिनों में जो लोग इस वक्त ज्यादा खतरे में हैं, यानी दरिया के नजदीक हैं, उन तमाम को डिटेल इंफॉर्मेशन पास कर दी गई है तो PDMA इनको अगर आप रिलोकेट करा लें, टेम्परेरीली यहाँ से हटा दिया जाए तो हमारा ये जो लाइफ और लाइफ स्टॉक का जो नुकसान है वो कम से कम होगा। ठीक, उसके बाद ये चूंकि ये अभी ये सारा जो हम बता रहे हैं आपको, ये इसमें मॉनसून का एक आखिरी स्पेल जिसको हम पहले 10 दिन सितंबर के काउंट करते हैं, इस वक्त यहाँ तक बारिशों की थोड़ी इंटेंसिटी इसी तरह रहेगी। 3 से 4 दिन मैंने आपसे जिक्र किया कि इसमें बारिशों की इंटेंसिटी थोड़ी सी इन्हीं शुमाली पंजाब में ज्यादा है। ठीक, और ये इसी तरह जब नीचे आएगा तो अभी आने वाले दिनों में आप जो भी एरियाज अभी त्रिमू, सिदनाई और इस्लाम हेडवर्क्स के जितने भी मगरबी इलाके हैं ये तमाम इसकी इंटेंसिटी में आएंगे। मुल्तान, खानेवाल, नीचे उकाड़ा और कसूर इस वक्त सबसे ज्यादा स्ट्रेस में है बिकॉज इसको दोनों तरफ से रावी भी है और सतलज के भी इसमें काफी सारे इनंडेशन मौजूद हैं। तो ये मुख्तलिफ जगहों के ऊपर टाइम बार्ड होता है कि अभी शुरू के इलाके जो स्ट्रेस में थे या जो दबाव के शिकार थे पानी के ज्यादा बहाव की वजह से, 2 दिन के बाद वहां से बहाव या वो जो उसका पानी का जो उसकी शिद्दत है वो आगे मगरब की तरफ चली जाएगी। ठीक, तो ये सिस्टम आहिस्ता आहिस्ता चलेगा। बतदरीज हम अपने NDMA की वेबसाइट्स के ऊपर भी, और जो NDMA की एक वेब मोबाइल एप्लीकेशन है उसके पाकिस्तान डिजास्टर अलर्ट के नाम से, उन तमाम के ऊपर आने वाले 3-4 दिन में जो प्रोजेक्शन है वो उसी पे अपडेट होती जा रही है। यानी ये तफसीलात अब तक की हैं कि सबसे ज्यादा मुतासरा इलाका जो है वो तो कसूर है, लेकिन बारिशों की जो शिद्दत है अगले 3 से 4 दिन यही जारी रहेगी, और तो फिर इसका क्यूसेक के ऊपर असर क्या पड़ेगा, इसी भी मजीद बात करेंगे। चेयरमैन NDMA हमारे साथ ही मौजूद हैं, लेकिन एक ब्रेक के बाद बात करते हैं। नाज़रीन कहीं नहीं जाइएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। सैलाब की तबाहकारियों से आगाही का सिलसिला जारी है। हमारे साथ चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर मलिक साहब मौजूद ही हैं। जनरल साहब, जिस तरीके से ब्रेक से पहले बात हो रही थी, अब जरा ये बताइए कि मजमूई तौर के ऊपर अदाद शुमार क्या बताते हैं कि रकबा तो हमने बता दिया कि कौन कौन सा मुतासिर हुआ है, लेकिन इससे इंसानी एतबार से अगर देखा जाए तो वो अदाद शुमार क्या है कि मजमूई तौर पे कितने लोग इससे मुतासिर हुए हैं, ग़िज़ाई इजनास के हवाले से क्या इत्तलात हैं कि मुस्तकबिल में हमें क्या मुश्किलात दरपेश आ सकती हैं? चूंकि NDMA
के पास अभी कैपेबिलिटी मौजूद है जिसको हम गुज़श्ता 2 सालों से अपने प्रोविंशियल गवर्नमेंट के साथ भी शेयर कर रहे हैं। ये हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में हमारे पास जो नेशनल इमरजेंसीज ऑपरेशन सेंटर यानी NEOC के नाम से जो हमारा कॉम्प्लेक्स है, इसमें हम आने वाले ना सिर्फ डिजास्टर्स का भी जो ये रिपोर्ट नहीं है, दीज आर डिजास्टर्स अर्ली वार्निंग। जो हम डिजास्टर्स की अर्ली वार्निंग क्रिएट करते हैं वो तकरीबन 8 से 10 महीने पहले से ही हम शेयर करना शुरू कर देते हैं अपने प्रोविंसेस के साथ। अच्छा। जिसमें ना सिर्फ ये बताया जाता है कि इनमें इन इलाकों पे ज्यादा फोकस होने की जरूरत है क्योंकि ये इलाके ज़ेरे आब आएंगे, बल्कि इसमें अब हमारे पास ये भी काबिलियत मौजूद है कि हम इसमें उन तमाम इम्पैक्टेड एरियाज की जो लोकल लोग से मुतासर हो सकते हैं उनकी तमाम की जरूरियात भी एक उनका तखमीना लगाया जा सकता है। इस मॉनसून के सिलसिले में भी जो तमाम जहाँ से अभी लोगों को निकाला गया है, ये तमाम डिजास्टर्स अर्ली वार्निंग अलर्ट के बाद वहाँ पे फोकस हुआ। तमाम रेस्क्यू के इदारे जिसमें मुसल्ह अफवाज की जो लोकल फॉर्मेशन थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया, पंजाब की पुलिस ने किया, पंजाब PDMA के लोग ने, रेस्क्यू बाकी जितने भी इदारे थे सबने, वॉलंटियर्स ने बहुत काम किया है। हेंस इट्स अ कलेक्टिव एफर्ट जहाँ से लोगों को निकाला गया है। आज का डाटा जो हमारे पास है वो तकरीबन 6 लाख के आसपास लोगों को वाटर बेड से यानी रिवर के जो बिल्कुल अंदर लोग रह रहे थे वहां से निकाल कर उनको महफूज मकामात तक पहुंचाया गया है। लेकिन इसमें जो इनडायरेक्टली या इसमें जो वैसे इसके अलावा भी जो डाटा मौजूद है, जो शहरी इलाकों में लोग मुतासर हुए हैं, जो अर्बन इनंडेशन का शिकार हुए हैं और जो क्रॉप्स और ये लॉस है, ये बहुत ज्यादा है। तकरीबन 2 मिलियन का आप समझ लीजिए, ये एक रफ फिगर है जिसे हम समझते हैं कि इसमें लोग डायरेक्टली इम्पेक्टेड हुए हैं। सही। अभी इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर का एस्टिमेट आना बाकी है, जो जैसे ही बातें खत्म होंगी उसके बाद एक नेशनल ऑडिट का हुक्म दिया गया है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, जिसमें तमाम सूबे मिलकर हमारे साथ मिलकर वी विल क्रिएट दैट। जहाँ तक रज़ाई सपोर्ट का ताल्लुक है, इस वक्त हमारे पास वाफर मकदार में जो रिसोर्सेज मौजूद हैं, जो सूबाई हुकूमतें अपने अपने इलाकों में अपने लोगों के साथ कैंप्स में डिलीवर कर रही हैं। ठीक। यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि जो हमारा अभी डिजास्टर मैनेजमेंट का एक बड़ा कोरियोग्राफ सीक्वेंस वाला एक प्लान है, उस तरीकाकार ये है कि क्योंकि पहली सी टियर पे जिम्मेदारी है डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट की यानी DDMA जिसको कहते हैं। ठीक। ऑल्दो वो बहुत ज्यादा शायद फाल ना हो, बट इसके बाद PDMA जो प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है वो सेकंड टियर का रिस्पॉन्स है रिलीफ का। ठीक। उसके बाद फिर NDMA आता है जो अपने फेडरल लेवल पे जो हमारे रिजर्व हैं, रिसोर्सेज हैं, और जो मिलिट्री की रिसोर्सेज की असिस्टेंस आती है, मिलिट्री के जो लोकल फॉर्मेशन उसमें हेल्प करते हैं, राशन में सप्लाईज हैं, वो आ जाता है। सही। इसके बाद चौथे नंबर पे हमारे पास बहुत सारी हमारे इंटरनेशनल NGOs को भी रेगुलेट करके उनको बता दिया गया कि आपने किस किस जगह पे क्या क्या चीज पहुंचानी है। ठीक। NGOs के पास बहुत पोटेंशियल है। मैं आपको यहाँ बताता चलूँ कि इस बार हमने एक और इसमें टियर का इजाफा किया जिसको नेशनल रिसोर्स कहते हैं, जिसमें हमारा प्राइवेट सेक्टर, जिसमें बहुत सारे फलाही इदारे शामिल हैं, और हमारी इंडस्ट्री के जो रिसोर्सेज हैं वो उनको उसको लाइन अप किया गया कि जब NGOs का कैपेसिटी खत्म हो जाएगी तो फिर आपने शुरू करना है। सही। तो इस वक्त जो कि PDMA ने अपना इनिशियल रिसोर्सेज को डिप्लॉय किया है रेस्क्यू और रिलीफ के लिए, उसके बाद NDMA के साथ इसी तरह हमने भी अपनी बोट्स, रेस्क्यू, लाइफ जैकेट्स, फूड्स, तरपाल, टेंट, रजाएं, मेडिसिन, ये हमने वाफर मकदार में NDMA ने तमाम उन अजला में भेजी हैं। जैसे हमने पहले KPK में भिजवाई थी जब ये बुनेर वाला इंसिडेंट हुआ था क्लाउड बस्ट का, पहले उससे पहले हमने गिलगित बल्तिस्तान में भिजवाई थी ये फेडरल असिस्टेंस, और अब NDMA की जो इमदाद है वो पंजाब के ऊपर फोकस्ड है। आने वाले दिनों में हमने इसी तरह की तैयारी कोऑर्डिनेशन के साथ सिंध के साथ भी की हुई है। अच्छा। पहले जब सिंध गवर्नमेंट के तमाम रिसोर्सेज खत्म होंगे तो उसके बाद फिर NDMA NGOs, फिर उसके बाद नेशनल रिसोर्स, फिर इंटरनेशनल NGOs तैयार हैं, उसके बाद यूनाइटेड नेशंस की जो ऑर्गेनाइजेशन हैं वो तैयार हैं, और फिर इसके बाद ये एक साइक्लिक प्रोसेस है। हम ये समझते हैं कि जब तक लोग वापस अपने अपने घरों में जाके अपनी लाइवलीहुड, अपना रोल नॉर्मल बिजनेस शुरू नहीं करेंगे तब तक ये रिलीफ की जरूरत रहेगी। जिनका लाइफ और लाइफ स्टॉक का नुकसान हुआ है उनको एक्स ग्रेशिया भी मिलेगा जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी दे रही हैं, और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की तरफ से भी ये पैसा उनको दिया जाएगा। ठीक। इसमें ज्यादा बड़ी जो थोड़ा सा टाइम टेकन प्रोसेस है वो है एग्रीकल्चर सेक्टर का और इंफ्रास्ट्रक्चर का सर्वे, और उसके बाद उसकी बहाली का तरीकाकार, जिसमें हम समझते हैं कि ये थोड़ा सा एक लार्जर होल ऑफ द नेशन अप्रोच को अपनाना पड़ेगा। इसमें लोग, कम्युनिटी के लोग भी शामिल हैं, अपने बिजनेस के लोग भी शामिल हैं, अब मुतासरा लोगों की मदद के लिए, और फिर उसके बाद इसको एक ग्रैंड स्केल के पर हम इसका एक पूरा तखमीना लगाएंगे कि इस साल मानसून। अच्छा जनरल साहब, मेरा एक सवाल है कि 2023 का जो सैलाब आया था उस वक्त हम रिहैबिलिटेशन के लिए विजिट करने गए हुए थे। ये 2023 की बात कर लें, 2010 की बात कर लें, 1992 की बात कर लें, 1988 की बात कर लें, 1953 की बात कर लें, हर बार ये कहा जाता है, शोर मचाया जाता है सैलाब आने पे
कि अगर हम ये इकदाम उठा लेते, डैम्स बना लेते, बंद ना बनाते, यहाँ पे गैर कानूनी तजावुजात ना होती, फलां कुछ कर लेते या वो चीज़ कर लेते तो ये ना होता, तो हम वो कब करेंगे जिससे ये सब ना हो? यानी प्रिकॉशनरी मेजर्स कब उठाए जाएंगे? जी, अब देखिए, ये जो कुदरती आफात हैं पाकिस्तान में, बदकिस्मती से पाकिस्तान इस वक्त दुनिया में क्लाइमेट चेंज और डिजास्टर से मुतासर होने वाले या वल्नरेबल ममालिक की फहरिस्त में चौथे नंबर पर है। जिसका मतलब यह है कि हमारे चैलेंजेस, हमारी ज्योग्राफी की जो लेआउट है, जिसमें पहाड़ भी हैं, सहरा भी हैं, दरिया भी हैं, ये तमाम तरह के एरिया इस चैलेंजेस रखते हैं। अब ये हमारी ज्योग्राफी की वजह से जो कुछ भी ग्लेशियर का पिघलेगा वो जीबी और केपीके से होता हुआ ये पंजाब और पंजाब से सिंध फिर जाके ये ड्रेन होगा नीचे अरेबियन सी में। सही। इसका मतलब ये होगा कि जैसे आने वाले दिनों में चूंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से माहौलियाती तब्दीलियां बहुत तेज से बदल रही हैं, तो ये आने वाले दिनों में ये सैलाब ज्यादा आएंगे, ये फ्लैश फ्लड ज्यादा आएंगे, बारिशें ज्यादा होंगी, नुकसानात का खदशा ज्यादा है। अब हमें कहना ये है कि हमने जितने अपने पिछले एक्सपीरियंसेस से सीखा है, अब हम 2022 के सैलाब के बाद फिर हमने जब फैसला किया अब हम अपने डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम को रिएक्टिव से प्रोएक्टिव में बदलेंगे। उसके लिए दो चीजें जरूरी हैं कि पहले हमारे पास एक क्रेडिबल अर्ली वार्निंग कैपेबिलिटी होनी चाहिए। वो अल्हम्दुलिल्लाह आज पाकिस्तान के पास मौजूद है, जिसको हम नेशनल इमरजेंसीज ऑपरेशन सेंटर कहते हैं। वो काबिलियत है कि ये दुनिया में शायद ही किसी और मुल्क के पास हो। मैं आपको दावे से बता सकता हूँ कि ये हमारे पास जो तकरीबन 10 महीने पहले अपने डिजास्टर्स को प्रिडिक्ट करने की कैपेबिलिटी है, ये बहुत ऑथेंटिकेटेड डाटा और बहुत प्रिसाइज मेथड के बाद ये डेवलप हुई है। जैसे आज मैंने जिक्र किया था एक और जगह पर कि हमारा ये वाला जब मानसून आज सितंबर में खत्म होगा, इसके बाद आपके पास अगले साल मानसून 2026 के लिए सिर्फ 10 महीने बच जाएंगे। अब ये वो तमाम जो हमने आज इस दफा इस मानसून के में देखे हैं एक्सपोजर्स, खुदा न खास्ता इसकी जो अभी तखमीना है वो अगले साल इसकी इंटेंसिटी 22% ज्यादा होगी। इसका मतलब ये होगा अभी 10 महीने के अंदर हमने वो एक्ट करना है, वो प्लान करना है जो हमारा उस नुकसान को, जो नुकसान बढ़ रहा है, चैलेंज बढ़ रहा है, टाइम कम है। अब हमने अपने इन तजर्बात से सीखना है कि अब हमने जो वो काम जो बाकी दुनिया की जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं वो हम फौरी तौर पर अडॉप्ट कर सकते हैं। हमने अपने वाटर वेज को क्लियर करना है, पानी को जो उसका कुदरती रास्ता है उसको देना है, एनक्रोचमेंट खत्म करनी है। इसके अलावा हमने अपने बाकी इलाकों में कोशिश करनी है कि अब जितना पानी मिसाल के तौर पर आज हमने कैलकुलेट किया है, ये 10 सितंबर तक जितना भी लाख क्यूसेक पानी ये ड्रेन हुआ है और ये हम बहुत सारे सालों में जा चुका है। जितना भी कोटरी से नीचे हमें जितना पानी मैक्सिमम जाना चाहिए उससे ज्यादा जो भी पानी गया वो हमारा नुकसान है। सही। ये वो जो पानी है जो इस वक्त बहुत सारे हमारे तरबेला डैमों से या बहुत सारे मंगला डैमों की कैपेसिटी से भी बहुत ज्यादा है, जो अनफॉर्चुनेटली हम उसको यूज नहीं कर पाए। इसका बेहतरीन हल ये है कि हम अपने वाटरवेज को साफ रखें और इसके जो इन्फ्लुएंस हैं इनको खत्म करें। इसके अलावा जो हमारे अर्बन सिस्टम्स हैं उनको भी थोड़ा बेहतर होने की जरूरत है। हम अभी तक जहाँ जहाँ पर नशेबी इलाकों में पानी आया है उनको इसके बहुत सारे तरीके हैं जिनको इनको रेजिलिएंट बनाया जा सकता है। सही। और इसी तरह जहाँ जहाँ पर अभी फ्लैश फ्लड्स के इंसिडेंट्स हुए हैं, आप यकीन कीजिए कि ये तमाम वो ट्रिगर पॉइंट्स हैं या प्रेशर पॉइंट्स हैं फॉर द नेक्स्ट मानसून। गिलगित बल्तिस्तान में और केपीके के जो शुमाल में हमारे जो ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं वो हमारे रेडार पर हैं। 7500 ग्लेशियर्स में से ये जो हाईएस्ट जो ट्रिगर्ड होने वाले हैं वो तकरीबन 50-60 के आसपास है। इसके ऊपर मॉनिटरिंग की जरूरत है ताकि जैसे ये कोई इंडिकेटर हो कि ये ग्लेशियर स्लिप होने लगा है या फ्लैश फ्लड डेवलप हो रहा है तो हम उसको एड्रेस करें, लोगों को वहां से उस रास्ते से हटा लें। और अगर थोड़ा सा लॉन्ग टर्म प्रोसेस होगा बट हम कई जगहों पे अपने आबादियों को भी थोड़ा या गांव लेवल पे कम्युनिटी को रिलोकेट करने की जरूरत होगी। एक और आखिरी में बात आपसे शेयर करना चाहूंगा, जब हम ऐसे डिजास्टर्स की बात करते हैं तो जब जैसे इसमें गर्मी का सीजन इस तरह बहुत ज्यादा शिद्दत इख्तियार कर गया तो जैसी गर्मियां खत्म हुई तो लोगों ने इन्हीं मकामात की तरफ टूरिज्म का रश भी बढ़ गया। तो इसमें जब हम ऐसे और उसी वक्त मौसम भी डेवलप होना शुरू हो जाता है तो हमें ये थोड़ी सी एहतियात करनी होगी कि जब डिजास्टर्स की अर्ली वार्निंग इनिशिएट की जाती है एनडीएमए की तरफ से तो उन इलाकों में जहाँ पर ये डिजास्टर्स का खतरा है वहाँ पर टूरिज्म को थोड़ा रेगुलेट किया जाए। हम मुकम्मल पाबंदी की बात नहीं करते, रेगुलेट मीन्स कि जहाँ पर जितनी कैपेसिटी है उससे ज्यादा लोग ना जाएं, वो तमाम सिक्योरिटी और सेफ्टी प्रिकॉशंस को फॉलो करें। और इसमें हर एक इसको जो किसी एक इदारे की जिम्मेदारी नहीं है, ये तमाम हमारी कम्युनिटी कौम ये जिम्मेदारी है कि तमाम लोग जो हैं वो मजमूई तौर के ऊपर किरदार अदा करें और माजी के जो चैलेंजेस थे, हाल के चैलेंजेस उससे मुख्तलिफ हैं और मुस्तकबिल करीब के चैलेंजेस उससे भी ज्यादा और होंगे। बहुत शुक्रिया
लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर मलिक साहब, चेयरमैन एनडीए में, वो हमारे साथ मौजूद थे। नाजरीन, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद बैनुल-अक़वामी मंजरनामे यानी वज़ीर-ए-आज़म के दौरा चीन के हवाले से बात की जाएगी, कहीं नहीं जाएगा स्टेवन। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन, इस वक्त बैनुल-अक़वामी मंजरनामे के ऊपर बात करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ चीन के शहर तियानजिन पहुंच चुके हैं, जहां वो शंघाई ताउन तंजीम के 25वें सरबराही इजलास में शरीक होंगे। ये इजलास एक ऐसे वक्त में हो रहा है जब खित्ते में सियासी तौर के ऊपर और मुआशी तवाज़ुन तेजी से तब्दील हो रहा है और नए इत्तेहाद उभर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म की चीनी सदर शी जिनपिंग और आला क़यादत से मुलाकातें तय हैं, जिनमें CPEC-2 पे पेशरफ्त, ज़राई और सनती ताउन, तवानाई के मंसूबे और टेक्नोलॉजी में सरमायाकारी के ऊपर बात होगी। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार के हालिया दौरा चीन में इन्हीं मंसूबों के ऊपर बात हुई थी और उम्मीद ये की जा रही है कि वज़ीर-ए-आज़म अब उन मुज़ाकरात को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। पाकिस्तान की क़यादत का ये कहना है कि CPEC-2 महज इंफ्रास्ट्रक्चर का मंसूबा नहीं, बल्कि ये मुल्की मईशत के ढांचे को बदलने की सलाहियत रखता है। अहम पहलू ये भी है कि पाकिस्तान और चीन CPEC को खित्ते के दूसरे ममालिक के लिए खोलने पर गौर कर रहे हैं। इस मकसद के लिए एक मुश्तरका वर्किंग ग्रुप कायम किया गया है ताकि तीसरे फरीक की शमूलियत के हवाले से उसूली और तरीक़ाकार मौक़िफ़ जो है वो तय किया जा सके। सऊदी अरब, टर्की, ईरान, मुत्तहिदा अरब अमारात, जर्मनी, इंडोनेशिया और अफगानिस्तान जैसे ममालिक इस मंसूबे में दिलचस्पी जाहिर कर चुके हैं। अफगानिस्तान को बाज़ाब्ता दावत भी दी जा चुकी है। ये ममालिक अगर CPEC-2 में शामिल होते हैं तो ये एक वसी तर मंसूबा बन जाएगा जो पूरे खित्ते में तजारत और सरमायाकारी के नए दरवाजे खोल सकता है। अब मुमकिना मंजरनामा क्या हो सकता है? दूसरी जानिब शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास में शिरकत के लिए इंडियन वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 7 बरस बाद चीन के दौरे के ऊपर पहुंचे हैं। दोनों ममालिक में 2020 में लद्दाख की झड़पों के बाद ताल्लुकात कशीदा हो गए थे, एतमाद की फजा खत्म हो चुकी थी और दोनों ममालिक के दरमियान सिफारती राब्ते महदूद होकर रह चुके थे। लेकिन अब हालात बदलने वाले हैं। अमेरिका ने रूसी तेल की खरीदारी पर भारत पे सख्त तिजारती टैरिफ आयद किए हैं, जिसके बाद नई दिल्ली को खित्ते में मुतबादिल रास्ते तलाश करना पड़े हैं। इसी दबाव के नतीजे में मोदी का यह दौरा मुमकिन हुआ है, जो न सिर्फ चीन के साथ ताल्लुकात बहाल करने के मुमकिन हल के तौर पर देखा जा रहा है, बल्कि दूसरी जानिब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप भी भारत में हो रहे क्वाड सरबराही इजलास में शिरकत से माजरत कर चुके हैं। पाकिस्तान के लिए सूरत हाल एक अहम मौका है, चैलेंज भी। मौका इसलिए कि इस्लामाबाद अपनी जुग्राफियाई हैसियत को बरूए कार लाके खित्ते की राहदारियों का मरकज बन सकता है। चैलेंज इसलिए कि उसे एक ही वक्त में अमेरिका के साथ तजारती सहूलत भी बरकरार रखनी है और चीन के साथ बड़े मंसूबे भी आगे बढ़ाने। ईरान के साथ तवानाई और तजारत के नए मुआहदे, वस्त एशियाई ममालिक के साथ बढ़ते रवाबित और अफगानिस्तान को CPEC में शामिल करने की कोशिशें इसी मुतवाजिन पॉलिसी का हिस्सा है। तो ये कहानी जो इस वक्त लिखी जा रही है, पाकिस्तानी और इंडियन वज़ीर-ए-आज़म की चीन में मौजूदगी ने मौजूदा मंजरनामे को किस तरफ को लपेट दिया है, इसी पे बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब ने। सर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। सर, इस वक्त दो ममालिक ऐसे कि जो बैनुल-अक़वामी मंजरनामे में अहमियत इख्तियार करते हैं, मैं आगाज इस बात से करूंगा। आप क्या समझते हैं, बहुत सारी चहमगोइयां चल रही हैं कि किसका अच्छा इस्तेकबाल किया गया, किसके साथ रवाबित बेहतर होंगे, कौन चाइना के साथ अपने टाइज ज्यादा मजबूत कर सकता है, तो इस मंजरनामे में पाकिस्तान की बर्तरी क्या देख रहा है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यासिर, पहले तो बहुत शुक्रिया आपके इनवाइट का। देखिए, लेट देयर बी नो डाउट कि पाकिस्तान इस वक्त जो है वो चाइना का जहां तक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, वो पाकिस्तान और चाइना का जो पार्टनरशिप है दैट इज फॉर अहेड देन व्हाट चाइना इंडिया कोलैबोरेशन इस वक्त है। दोनों ऑफ कोर्स दोनों रीसेट के मोड में है और वो एमिनेट हो रही है उनकी कन्वर्जेंस फ्रॉम दी जो चाइना के और इंडिया के ऊपर जो ट्रंप की तरफ से जो ट्रेड का इश्यूज आए हैं और खासतौर पे जो टैरिफ के इश्यूज हैं। लेकिन इंडिया उसका मेन विक्टिम है जी। 50% प्लस उसके ऊपर वो चला गया ट्रेड जो उन्होंने टैरिफ लगाया, तो वहां पे उनकी थोड़ी सी कन्वर्जेंस है। लेकिन अगर आपको याद होगा कि जो चाइनी वजीर खारजा जब इंडिया के बाद अफगानिस्तान और पाकिस्तान आए, तो पाकिस्तान के दौरे के बाद उनके फॉरेन मिनिस्ट्री से भी और उन्होंने बड़ा क्लियरली कहा कि दिस वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टॉप। तो स्ट्रेटेजिक सिग्नलिंग उन्होंने बिल्कुल कर दी थी और टाइम टेस्टेड फ्रेंड है वो, पाकिस्तान को आयरन क्लैड ब्रदर समझते हैं। बट हैविंग सेड दैट, बीइंग पाकिस्तानी, मैं ये कहूंगा कि हमने नेसेसरी सेफगार्ड टू दिस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हमने जरूर रखने होंगे, क्योंकि अमेरिका के साथ वार्म अप अब जरूर हुए हैं, चीजें बेहतर हुई हैं, हालात बेहतर हुए हैं, कुछ कन्वर्जेंसेस हैं अफगानिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में। लेकिन अभी तक हमारा रिलेशनशिप थोड़ा सा टेक्निकल नोयत का है जी, स्ट्रेटेजिक नोयत का वहां पे नहीं है, जबकि चाइना के साथ स्ट्रेटेजिक नोयत का है। इंडिया और पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में चाइना इज अ डीप कंट्री जी, बड़ी स्ट्रेटेजी के साथ वो चलते हैं। ये बताइए ना सर, इसको कंक्लूड करें ना कि यानी इस कन्वर्जन में पाकिस्तान के पास सेफ मार्जिन क्या है, यानी हम तरफ को रुजू कर सकते हैं
और सेफली प्ले कर सकते हैं? पाकिस्तान इज अ नेचुरल ब्रिज। ये अंडरस्टैंडिंग अमेरिका में भी जब मिलिट्री फील्ड मार्शल भी गए थे और बाकी भी जो हमारी लीडरशिप है अमेरिका को उन्होंने बड़ा क्लियरली बता दिया हुआ है कि चाइना के साथ हमारी दोस्ती एंटी अमेरिका नहीं है, और चाइना को भी बड़ा क्लियरली बता दिया गया कि अगर हमारे अमेरिका के साथ कन्वर्जेंस हो रही है तो इट कैन नेवर बी अगेंस्ट चाइना। चाइना इज आवर स्ट्रेटेजिक पार्टनर। हमारी जो स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है वो चाइना के साथ ही खड़ी है जी। मैंने पहले बताया कि वो टेक्टिकल नेचर की रिलेशनशिप है, उसको स्ट्रेटेजिक में कन्वर्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। उसमें जितने आप अफगानिस्तान को, बाकी प्लेयर्स को जितने सीपैक में शामिल करेंगे, जब उनकी स्टेक्स शामिल हो जाती हैं तो जो पाकिस्तान के खिलाफ एप्लीकेशन है खासतौर पर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में जो प्रॉक्सी की है, उसको काउंटर करने में हमें मदद मिलेगी। वी हैव टू क्रिएट फ्रेंड्स इन इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड इन डिप्लोमेटिक। हमें दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाना है, वो मुआशी सतह पे हो, वो अवामी सतह पे हो, वो बैनुल-अक़वामी सतह पे हो, किसी भी तबके की सतह पे हो, हमें उसी के तहत आगे बढ़ना है और ये पाकिस्तान एक ब्रिज का किरदार अदा कर रहा है। बहुत शुक्रिया मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, इसी पे बात को आगे बढ़ाएंगे। माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर अंजा साकिब साहिबा ने हमें ज्वाइन किया। अंजा साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अंजा साकिब साहिबा, आप क्या समझती हैं कि मौजूदा मंजरनामे में जो हमारा विजिट है प्राइम मिनिस्टर का चाइना के अंदर और शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में शिरकत करना, फिर साइड लाइन के ऊपर होने वाली मुलाकातें जो हैं, उससे आप क्या नतीजा अखज़ करती हैं? यानी क्या उम्मीद बांधी जा सकती है इस विजिट से? सबसे पहले ये ज़रूर कहूँगी कि देखें, इस स्ट्रेटेजिक विजिट का हमें थोड़ा सा बैकग्राउंड देखना पड़ेगा कि देखें, एक तो ये जो 30 अगस्त से लेके सितंबर 4 तक का जो दौरा है, प्रेसिडेंट जिनपिंग की जो अपनी इनविटेशन है SCO हेड्स ऑफ स्टेट समिट के लिए, देखिए एक तो ये सबसे बड़ी बात ये है कि 80th एनिवर्सरी भी है विक्ट्री ओवर फैशिज्म जो आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई थी इन बीजिंग। तो इसके ऊपर जो दूसरी बैकग्राउंड वाली हमने चीज़ देखनी है कि यहाँ पे एक ओवरसाइट भी होगी जो सितंबर 4 को पाकिस्तान चाइना B2B इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस हो रही है, जिससे ना सिर्फ डीपनिंग हम ट्रेड और इन्वेस्टमेंट टाइज की देख रहे हैं, बल्कि ऑल्सो हम देख रहे हैं कि कौन सी कैपेबिलिटीज़ और हैं जिनको एक्सप्लोर किया जा सकता है। सो फॉर एग्जांपल जो PM शहबाज शरीफ का एक और जो विजिट है वो टेक्नोलॉजिकल एंड डिजास्टर मैनेजमेंट विजिट की तरफ से एक हो रहा है, जो 31 को उन्होंने जाना है नेशनल अर्थक्वेक सिमुलेशन सेंटर टिंजन यूनिवर्सिटी के अंदर। सो अगेन इसके अलावा जो हम एक देख रहे हैं, सबसे बड़ा जो हम लैंडमार्क इस विजिट का देखेंगे वो ये होगा कि स्ट्रेंथनिंग द CPEC पार्टनरशिप, कि देखें इसका सेकंड स्टेज क्या होगा CPEC का, जहाँ पे हम ग्रेटर कोऑपरेशन देख सकते हैं टूवर्ड्स एग्रीकल्चर, माइनिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी। उसके अलावा देखें जो ट्रेड और इन्वेस्टमेंट की जहाँ तक बात करें, अभी ऑब्वियसली चाइना को भी एक कॉन्फिडेंस रीबिल्ड करना वहाँ पे और रीइटरेट करना रादर ज़रूरी है कि हमने देखा है कि US पाकिस्तान टाइज खासकर मिलिट्री कोऑपरेशन के तौर पे आफ्टर द फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर्स विजिट, तो वहाँ पे कुछ कई लोगों के खासकर पीपल टू पीपल टाइज के अंदर ये बात की जा रही थी कि जी ऐसा तो नहीं है कि पाकिस्तान ने एक US का रुख कर लिया है और CPEC की वैल्यू जो है वो डाउन होगी। तो उस तरह से भी ये दौरा बहुत ज़रूरी है। अच्छा, एक चीज़ अंजा साहिबा ये बताइए कि इसमें इंडिया के लिए क्वेश्चन क्या हो सकता है इस दौरे में? यानी आप तमाम तर एक तरह की 3 कॉल्स जो हैं वो अटेंड ना करने की बातें सामने आ रही हैं कि ट्रंप ने मुख्तलिफ औकात में कॉल्स की हैं जिसका जवाब नरेंद्र मोदी की तरफ से नहीं दिया गया। तो अब वो अगर चाइना का रुख करते हैं या रशिया के साथ हाथ बढ़ाते हैं तो उनके लिए कोई क्वेश्चन है? देखिए, पाकिस्तान के हवाले से मुझे लगता है कि वी हैव नथिंग टू वरी अबाउट, क्योंकि हमारी तो ऑलरेडी जी बड़ी स्ट्रॉन्ग टाइज हैं चाइना वाले फैक्शन के साथ। लेकिन जो वहाँ तक अगर मैं बात करूँ इंडिया और चाइना के लिए कोई क्वेश्चन, ऑब्वियसली क्योंकि ट्रंप की तरफ से एक ट्रेड वॉर भी एक देखें ऑफ सॉर्ट्स अनाउंस हो चुकी थी, तो इंडिया और चाइना का और अगेन रशियन जो इन्वॉल्वमेंट है वहाँ कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी को एक होप दिख रहा है कि जी हम कोई ना कोई एक बीजिंग बैक्ड अगर एक ब्लॉक बनवा लें वहाँ पे, तो ये देख सकते हैं कि उनके लिए कोई सेविंग ग्रेस हो जाए। लेकिन मैं इस बात
को ज़रूर यहाँ पे निशानदेही करना चाहूँगी कि इंडिया और चाइना के अपने भी पॉलिटिकल मसले बहुत ज़्यादा हैं जहाँ से प्रेशर उठेगा। सो अगेन हम उस चीज़ को निगेट नहीं कर सकते। साउथ चाइना सी वाली बात है, मल्टीपल और बॉर्डर्स पे है, दलाई लामा वाला केस है, मल्टीपल और केसेस हैं, फैक्शंस हैं, जहाँ पे आई थिंक बिकॉज मसला यहाँ पे यही है कि जितना भी चाहे मोदी सैल्वेज करना चाहे, हाँ रशिया की एंड से उसको उनको जो कुशनिंग मिल चुकी है उसकी ऑलरेडी वो खमियाजा भुगत रहे हैं, एक पनिशमेंट उनको इन द फॉर्म ऑफ टैरिफ्स मिल चुकी है। लेकिन मुझे लगता है कि यूएस के तरफ एक जो हमने एक मल्टीपोलर वर्ल्ड का अब हम देख रहे हैं सिनारियो उठता जा रहा है पूरी दुनिया में, एक ग्लोबल साउथ का एक प्रोजेक्ट जो इनिशिएट कर रहा है चाइना, उसके अंदर हम ये देख रहे हैं कि एक स्ट्रेटेजिकली एक वैल्यू हो सकती है इसकी, लेकिन फ्रॉम द पाकिस्तान कॉन्टेक्स्ट आई डोंट थिंक हमें इस नैरेटिव से जरा भी फर्क पड़ेगा। इस नैरेटिव से हमें जरा भी फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि जनूबी बहराए चीन वाला जो मंजरनामा है उसमें भी इंडिया को मुश्किलात का सामना हो सकता है, और रूस से होने वाली दोस्ती का खमियाजा जो अभी भुगत रहा है भारत, नरेंद्र मोदी का ये विजिट बहुत ज्यादा जो है वो उनको चांसेस फराहम नहीं करेगा। पाकिस्तान के लिए अलबत्ता ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि किस तरीके से अपने ताल्लुकात को मजीद बुलंदियों पे ले जाया जा सकता है। बहुत शुक्रिया अंजर साकिब साहिबा इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है, मुझे दीजिए इजाजत, आपसे मुलाकात होगी जुमे के रोज़। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अल्लाह ने के बाद।